नमस्कार दोस्तों। हमने जो टेस्ट साइंस की टेस्ट सीरीज शुरू की है, क्वेश्चन बैंक शुरू किया है, इसी तरह हम चलते रहेंगे। हमारा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं? 30 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 62 डिग्री। तो राइट आंसर हमारा 20 डिग्री। 20 डिग्री पर एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं। एंजाइम सबसे अधिक सक्रिय 40 डिग्री पर होते हैं। 35 डिग्री यानी 30 से 40 के बीच एंजाइम सक्रिय रहते हैं। मतलब एंजाइम की सक्रियता 30 से और 40 के बीच में सक्रियता बनी रहती है और 40 डिग्री पर अधिक सक्रिय होते हैं। शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होती है? प्रोटीन, विटामिन, ग्लाइकोजन और वसा। राइट आंसर डी, वसा से सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है। कार्बोहाइड्रेट्स के उससे कम होती है और प्रोटीन की इन तीनों में सबसे कम होती है। शरीर को ऊर्जा अगर एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा वसा में संचित होती है। 1 ग्राम वसा के टूटने पर 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन से भी ऊर्जा मिलती है, लेकिन 1 ग्राम प्रोटीन के टूटने से 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। वसा से कितनी मिलती है? 9 कैलोरी। और 1 ग्राम प्रोटीन के टूटने से कितनी मिलती है? 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और सबसे ज़्यादा ऊर्जा वसा में संचित होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूखा व्यक्ति शरीर के किस भंडार का सबसे पहले उपयोग करता है? वसा का, प्रोटीन का, ग्लाइकोजन का और ग्लूकोज का। तो राइट आंसर क्या है? बी यानी ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन का सबसे पहले प्रयोग करता है, उसके बाद प्रोटीन का करता है, उसके बाद वसा का करता है और इसी तरह से शरीर की ऊर्जा की पूर्ति होती है। भूखा शरीर सबसे पहले किसका प्रयोग करता है? ग्लाइकोजन यानी कार्बोहाइड्रेट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलीय अपघटन में ऊर्जा मुक्त किस रूप में होती है? ऊष्मा के रूप में, गतिज ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में और विभव ऊर्जा में। तो राइट आंसर क्या है? ऊष्मा के रूप में। अगर जल का अपघटन होता है, हाइड्रोलाइसिस होती है, तो ऊर्जा किस रूप में मुक्त होती है? ऊर्जा किस रूप में मुक्त होती है? ऊष्मा के रूप में मुक्त होती है। राइट आंसर हमारा ए, ऊष्मा के रूप में। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कार्बनिक यौगिकों के विखंडन से ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। नंबर 1 कौन सी प्रोसेस होती है? नंबर 1 मेटाबॉलिज्म, जिसको उपापचय कहते हैं। बी एनाबॉलिज्म, जिसको उपचय कहते हैं। सी अपचय कैटाबॉलिज्म और डी नरभक्षिता कैनिबैलिज्म। तो राइट आंसर है सी यानी कैटाबॉलिज्म। कार्बनिक यौगिकों के विखंडन से ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए कैटाबॉलिज्म प्रक्रिया होती है, जिसको अपचयन कहते हैं, अपचय कहते हैं। अपचय क्या होता है? कैटाबॉलिज्म के दौरान कार्बनिक यौगिकों के विखंडन से ऊर्जा उत्पादन होता है। कैटाबॉलिज्म के अंतर्गत पोषक तत्वों को विघटित कर सरल और विलेय पदार्थों के रूप में परिवर्तित करता है। यह डिस्ट्रक्टिव फेज होता है। और मेटाबॉलिज्म क्या होती है? मेटाबॉलिज्म 2 प्रकार का होता है, एनाबॉलिज्म जिसको उपचय कहते हैं और कैटाबॉलिज्म जिसको अपचय कहते हैं। मतलब मेटाबॉलिज्म के ही 2 रूप हैं, उपचय और अपचय। और अपचय में क्या होता है? कार्बनिक तत्वों का विखंडन होता है। उपचय क्या है? पोषक तत्वों के स्वांगीकरण और इससे उत्तकों के निर्माण की क्रिया को उपचय कहते हैं। यह कंस्ट्रक्टिव फेज होता है। याद रखें, उपचय और अपचय मेटाबॉलिज्म की 2 क्रियाएं हैं। मतलब मेटाबॉलिज्म एक विस्तृत रूप है और उपचय यानी मेटाबॉलिज्म, अपचय यानी एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म 2 इसके प्रोसेस हैं मेटाबॉलिज्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बच्चों में रिकेट्स तथा ऑस्टियोमलेशिया रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर क्या है? जो रिकेट्स रोग है बच्चों में, वो विटामिन डी की कमी से होता है।
और ऑस्टियोमलेशिया रोग भी विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी, जिसको हार्मोन विटामिन भी कहते हैं, और इसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। नेक्स्ट है, कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होती है? राइट आंसर है B1, B2, B6, B12। इसका राइट आंसर है आंसर डी यानी B12, जिसको साइकोबालामिन भी कहा जाता है। कोबाल्ट किस में पाया जाता है? कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है। B12 का रासायनिक नाम है साइकोबालामिन। कोबाल्ट धातु B12 विटामिन B12 में पाया जाता है। और B1 को राइबोफ्लेविन कहते हैं। यह मांस, दूध, सब्जी, सोयाबीन, अंडा इत्यादि में पाया जाता है। इसकी कमी से त्वचा का फटना, जीभ का फटना, बाल का झड़ना, मुंह में छाले पड़ना होता है। विटामिन का रासायनिक नाम पायरोडिक्सिन है, आप इसको पढ़ सकते हैं। यह यकृत, मांस, अंकुरित अनाज आदि में पाया जाता है। इसकी कमी से मस्तिष्क ठीक से कार्य नहीं करता, शरीर का भार कम होने लगता है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त का निर्माण कहाँ पर होता है? रक्त में, यकृत में, गाल ब्लैडर में, कोलिसिस्टोकाइनिन में। तो राइट आंसर है बी, यानी पित्त का निर्माण यकृत में होता है। पित्त और संग्रह कहाँ होता है इसका? ये पित्ताशय में इकट्ठा होता है। पित्त का निर्माण यकृत में होता है और संग्रहित पित्ताशय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विटामिन सी क्या है? निकोटिन एसिड, टोकोफेसोफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, एस्कोर्बिक एसिड। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी एस्कोर्बिक एसिड। विटामिन सी को एस्कोर्बिक एसिड भी कहते हैं। ये टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, कुछ गलत लिखा जाता है। दोस्तों, विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत क्या है? ए गाजर, बी शहद, सेब और डी खट्टे फल। तो राइट आंसर है विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत गाजर है, जिसमें सबसे ज़्यादा गाजर होती है। और इसमें कैरोटीन नामक तत्व भी पाया जाता है, जो गाजर के रंग को रंग प्रदान करता है। विटामिन ए अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा गाजर में ही होती है। शहद में फ्रुक्टोज पाया जाता है, यह प्राकृतिक रूप से सबसे मीठा होता है। खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कोर्बिक एसिड। ये खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन ए गाजर से और विटामिन सी खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन होता है इरेप्सिन द्वारा, स्टेप्सिन द्वारा, पेप्सिन द्वारा और अमाइलेप्सिन द्वारा। तो राइट आंसर इसका अमाइलेप्सिन, डी आंसर। अमाइलेप्सिन द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन किसके द्वारा होता है? अमाइलोप्सिन हार्मोन द्वारा। कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन अमाइलोप्सिन हार्मोन द्वारा होता है। यह अग्नाशय से स्रावित होता है, मतलब अग्नाशय से निकलता है। इरेप्सिन यह एक छोटी आंत से स्रावित होता है। इरेप्सिन कहाँ से स्रावित होता है? छोटी आंत से, जो प्रोटीन को पेप्टोन में और पॉलीपेप्टाइड्स को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। पेप्सिन अग्नाशय में स्रावित होता है, यह प्रोटीन को पेप्टोन में परिवर्तित करता है। पेप्सिन अमाशय में स्रावित होता है और इरेप्सिन छोटी आंत में। इरेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में और पॉलीपेप्टाइड को एमिनो एसिड में, और पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में परिवर्तित करता है। और कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन कौन करता है? अमाइलेप्सिन द्वारा होता है। और अमाइलेप्सिन अग्नाशय से स्रावित होता है, इरेप्सिन छोटी आंत से स्रावित होता है,
और पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खरगोश में दांत होते हैं होमोडोंट, एक्रोडोंट, श्रीकांडोंट, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है सी, यानी श्रीकांडोंट टाइप के दांत होते हैं खरगोश में। खरगोश एक स्तनधारी प्राणी है, बहुत ही क्यूट जीव होता है और दिल का बड़ा कमज़ोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वायरस को सजीव क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्हें क्रिस्टलीकृत कर सकते हैं, बी ये संख्या में बढ़ सकते हैं, सी इनमें विभिन्न कोशिकांग नहीं होते, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बी इसका राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि ये संख्या में बढ़ते रहते हैं और बहुत ज़्यादा गति में बढ़ते हैं। वायरस में आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? आरएनए होता है। क्या होता है? आरएनए होता है। और वायरस को सजीव कहा जाता है और इसको निर्जीव भी कह सकते हैं। सजीव क्यों कहते हैं? क्योंकि ये संख्या में लगातार बढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन तिलहन है? इलायची, लहसुन, लौंग, राई। राइट आंसर है डी, राई। राई का तेल हम प्राप्त करते हैं, इसलिए इसको तिलहन कहा जाता है। जिस प्रकार सरसों, राई, मूंगफली आदि तिलहन के उदाहरण हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस रोग कौन सा है? इसमें 4 रोग दे रखे हैं, इनमें से कौन सा वायरस रोग है? इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया, टाइफाइड और कोलेरिया। आपको पता है कि इन्फ्लुएंजा रोग वायरस रोग है और बाकी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, यानी इन्फ्लुएंजा वायरस रोग है। वायरस रोग में इन्फ्लुएंजा तो आपको पता चल गया। इसे फ्लू भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फ्लू भी कहते हैं। यह मिनसो वायरस द्वारा होता है। किस वायरस द्वारा होता है? मिनसो वायरस द्वारा होता है। इस रोग के रोगी को टेरामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन इत्यादि एंटीबायोटिक दवा लेनी चाहिए। डिप्थीरिया, यह एक बैक्टीरियल रोग है जो डिप्थीरियम कोरिनेट बैक्टीरियम डिप्थीरियम नामक जीवाणु से होता है। इस रोग से रोगी को सांस लेने में कठिनाई होती है। इस रोग से बचने के लिए डीपीटी का टीका लगाना चाहिए। डिप्थीरिया, परट्यूसिस, टेटनस, टाइफाइड सालोमोनेला टाइफो नामक बैक्टीरिया से होता है। जिस प्रकार डिप्थीरिया भी बैक्टीरिया है, उसी प्रकार टाइफाइड भी बैक्टीरियल रोग है। इसे आंत का बुखार या मियादी बुखार भी कहते हैं। इस रोग के उपचार के लिए क्लोरोमाइसेटिन वर्ग की एंटीबायोटिक दवा का इस्तेमाल किया जाता है। अब बच गया हैजा। यह विब्रियो कोलेरिया नामक बैक्टीरिया से होता है। मतलब हमने 3 रोग पढ़े, टाइफाइड, हैजा, डिप्थीरिया, तीनों बैक्टीरिया है। जो हैजा है ये रोग मक्खियों द्वारा फैलता है। रोगी को लगातार उल्टी व दस्त होते हैं। हैजा का टीका लगाना चाहिए तथा पानी उबालकर पिलाना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट था दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वायरस क्या होते हैं? एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर, एकोशिकीय यानी एसेलुलर यानी बहुकोशिकीय, मल्टी सेलुलर, डी इंडिपेंडेंट जीन्स। तो इसका राइट आंसर है ए, बी यानी एकोशिकीय। वायरस क्या होते हैं? एकोशिकीय। एक कोशिकीय में अमीबा और यूग्लिना टाइप के होते हैं। बहुकोशिकीय में सभी स्तनधारी जीव होते हैं। और वायरस क्या होते हैं? एकोशिकीय जीव होते हैं। इनमें आनुवंशिक पदार्थ आरएनए पाया जाता है। इनको सजीव भी कहा जाता है और निर्जीव भी कहा जाता है। वायरस एकोशिकीय न कि एसेलुलर होते हैं। वैसे जंतु जिनका शरीर एक कोशिका का बना होता है उसमें यूनिसेलुलर एक कोशिकीय जंतु कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने बताया अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये एक कोशिकीय जीव हैं। वैसे जीव जिनका शरीर अनेक कोशिका से बना होता है उन्हें बहुकोशिकीय कहते हैं। जैसे गाय, भैंस, मनुष्य, मछली, मेंढक, कुत्ता आदि।
ये सारे बहुकोशिकीय जीव हैं। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करें और आपको जो मेरा अनुभव है यूपीएससी मेंस लिखने का, इंटरव्यू तक पहुंचने का, उसका फ़ायदा हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ए ओपेरिन, बी मेंडल, सी डार्विन और डी लेमार्क। तो राइट आंसर क्या है? सी, ओरिजिन ऑफ पुस्तक के लेखक चार्ल्स डार्विन थे। इन्होंने 1859 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ। इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन थे? चार्ल्स डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक लिखी। और इसी तरह से हम ये कड़ी स्टार्ट करते रहेंगे। क्वेश्चन बैंक यानी कम से कम 1000 साइंस से लेके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स का क्या कारण है? ल्यूकेमिया, जीवाणु, TMV, HTI, 8। इसका राइट आंसर है डी, HTI, एड्स का कारण है। एड्स का कारण HTL8 होता है। यह HIV वायरस से होता है। अनियमित ऊतक की वृद्धि के कारण कैंसर बन जाता है। शरीर में WBC की संख्या बढ़ जाने के कारण ब्लड कैंसर होता है, जिसको ल्यूकेमिया कहते हैं। बैक्टीरिया जीवाणु द्वारा मनुष्य और पौधों में रोग उत्पन्न होता है। शरीर के किसी अंग या तंत्र में सामान्य कार्य न हो रही हो तो उसे हम रोग कहते हैं। रोग क्या होता है? जब शरीर का जो अंग तंत्र है वो सामान्य रूप से कार्य नहीं करता, उसको रोग कहते हैं। और दोस्तों ये कड़ी हम न केवल साइंस से, हम ज्योग्राफी, हिस्ट्री पूरी तरह से कवर करेंगे। जो आने वाले एग्ज़ाम हैं, चाहे वो स्टेट PCS हो और या UPSC में भी एलिमिनेशन में काम आते हैं, फैक्चुअल चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोइटर अथवा थायराइड ग्रंथि की अस्वाभाविक वृद्धि निम्न की कमी से होती है? ए आयोडीन, बी लोहा, सी कैल्शियम, डी पोटासियम। राइट आंसर है आयोडीन, ए ऑप्शन, क्योंकि इसकी वजह से थायरॉक्सिन हार्मोन कम होता है और गोइटर रोग हो जाता है और गले में गांठ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बैक्टीरियोफेज क्या है? बैक्टीरियोफेज क्या है? ए वायरस जो विषाणु पर भक्षण करता है। बी जो पादप कोशिकाओं पर भक्षण करता है। सी बैक्टीरियल अंग। डी जीवाणु जो प्राणी कोशिका भक्षण करता है। तो इसका राइट आंसर है ए, बैक्टीरियोफेज एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें वायरस को ही ख़त्म कर देता है, उसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज कहते हैं, जिसमें वायरस का ही हनन या ख़त्म करने का कार्य करता है, बैक्टीरियोफेज कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट, निम्नलिखित में से किस में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता? ट्रू सेंटर कह सकते हैं। ए राइट हरासवाल, बी कवक, सी लाइकेन, डी जीवाणु। तो राइट आंसर हमारा डी, यानी जीवाणु में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता। इससे अलग हरसवाल, कवक और लाइकेन में वास्तविक केंद्र पाया जाता है। ट्रू सेंटर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा और बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ है ये। इस सीरीज़ को फॉलो करें और लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जो बैक्टीरिया होता है इसमें वास्तविक केंद्र नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि ये एक कोशिकीय होते हैं। दो जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें दोनों जीवों को लाभ होता है उसको कहते हैं सहोपकारिता, म्यूचुअलिज्म, मतलब दोनों को लाभ हो। जिस प्रकार कवक और शैवाल मिलकर लाइकेन का निर्माण करते हैं। लाइकेन लिटमस पेपर बनाने के काम भी आता है।
जब एक को लाभ होता है दूसरे को ना तो लाभ होता ना ही हानि होती, उसको सहभोजिता कहा जाता है। और जब दोनों को नुकसान होता है उसको प्रतिद्वंदी कहा जाता है। और इसी तरह से हम ये कड़ी स्टार्ट करते रहेंगे। आप फॉलो करें, दोस्तों में शेयर भी करें ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। बिल्कुल क्वालिटेटिव मैटर आपको दूंगा सिलेक्टेड करके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मेटाबॉलिक एंजाइम कहाँ उपस्थित होता है, किस में उपस्थित होता है? कवकों में, जीवाणुओं में, विषाणुओं में और सवाल में। तो राइट आंसर है सी, यानी सवाल में उपस्थित, विषाणुओं में उपस्थित होता है। सॉरी, जो उपचाई एंजाइम है वो विषाणु, अनुपस्थित बोला इसने, क्या बोला है? अनुपस्थित, मतलब इसमें उपस्थित नहीं होता। जो उपचाई मेटाबॉलिक एंजाइम होते हैं वो विषाणुओं में नहीं होते। बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? बैक्टीरियोफेज में होता है केवल प्रोटीन, बी कार्बन और नाइट्रोजन, सी न्यूक्लियोप्रोटॉन, डी डीएनए। बैक्टीरियोफेज में न्यूक्लियो और डीएनए होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी। क्या होता है? डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विषाणु के खोजकर्ता कौन है? ए है इवानोवस्की, बी लैंडस्टीनर, सी विजेरिक, डी मिलर। तो राइट आंसर है इसका इवानोवस्की। इसके राइट आंसर है, विषाणु खोज कर है इवानोवस्की हैं। इसमें प्रिंटिंग में थोड़ा कमी है, मैंने अपने टाइपराइटर को भी, टाइप करने वाले को भी कहा है थोड़ा सुधार करें। चलो अभी शुरुआत है, धीरे धीरे करेंगे। बोलने का लैंग्वेज भी थोड़ा सामान्य है, आप एडजस्ट करें। प्रथम विषाणु की खोज इवानोवस्की ने 1892 में तम्बाकू के पौधे में की थी। तम्बाकू मोजेक वायरस के बारे में इवानोवस्की ने बताया था। मोजेक वायरस किसमें पाया? तम्बाकू में। विषाणु में सजीव और एवं निर्जीव दोनों गुण होते हैं, अतः इसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। विषाणु को क्या कहा जाता है? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। जो इवानोवस्की ने तम्बाकू के पौधे पर परीक्षण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सबसे बड़ा विषाणु कौन सा है? ए पॉक्स विषाणु, बी हर्पिस विषाणु, सी सार्कोमा विषाणु और डी ट्यूमर विषाणु। तो राइट आंसर है पॉक्स विषाणु। सबसे भी बड़ा विषाणु कौन सा है? पॉक्स विषाणु। सबसे बड़ा विषाणु कौन सा है? पॉक्स विषाणु। बिल्कुल फैक्चुअल चीज़ है, आपके एग्ज़ाम में आने वाले जो भी है जिसमें साइंस 20-25 नंबर की आती है उसके लिए तो वैसे ही रामबाण साबित होगी। और सबसे बड़ा विषाणु हमने देख लिया कि पॉक्स विषाणु है। छोटी माता जिसको हम चिकन पॉक्स कहते हैं, यह वेरिसेला विषाणु के द्वारा होती है, जिसे शरीर पर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, हल्का बुखार हो जाता है। एक व्यक्ति को एक बार यदि यह रोग हो जाता है तो पुनः नहीं होता, क्योंकि शरीर में इस रोग के लिए प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। चेचक जिसको हम स्मॉल पॉक्स कहते हैं, यह रोग वेरियोला वायरस के कारण होता है। स्मॉल पॉक्स के कारण होता है, वेरियोला वायरस के कारण होता है। रोगी को तेज बुखार, शरीर पर लाल दाने हो जाते हैं। बच्चे को 3 से 6 महीने के अंदर एक टीका लगवाना चाहिए। हर्पिस रोग, यह रोग हर्पिस विषाणु द्वारा होता है। यह एक त्वचा रोग है। इसमें हर्पिस रोग क्या है? विषाणु रोग है। इसमें त्वचा में सूजन हो जाती है। एंटीसेप्टिक दवाओं से इस रोग से मुक्ति पाई जा सकती है। एक हमने छोटी माता पढ़ी जिसको स्मॉल पॉक्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारा, जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक को किसने लिखा? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ए डार्विन, मिलर, ओपेरिन और स्मिथ ने। और राइट आंसर हमको पता है, जीवन की उत्पत्ति सिद्धांत
ओपेरिन द्वारा लिखी गई। और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी? जीवन की उत्पत्ति पुस्तक ओरिजिन ऑफ लाइफ, वो जो डार्विन ने लिखी, ओरिजिन ऑफ लाइफ स्पीसीज लिखी। और ओपेरिन ने लिखी ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज आ जाता है तो डार्विन, ओरिजिन ऑफ लाइफ आ जाता है तो ओपेरिन। जीवन की उत्पत्ति, वो जीव की उत्पत्ति और ये जीवन की उत्पत्ति। ओपेरिन ने जीवन की उत्पत्ति ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक लिखी 1936 में। और सबसे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सबसे पहले किस प्रकार का श्वसन रिस्पायरेशन विकसित हुआ? एरोबिक, अनएरोबिक, दोनों, बोथ, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है बी यानी एनारोबिक, जिसमें हम ऑक्सीजन का यूज नहीं करते। सबसे पहले श्वसन कौन सा है? एनारोबिक। एनारोबिक श्वसन। सबसे पहले किस प्रकार का श्वसन विकसित हुआ? एनारोबिक श्वसन का, जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। जब जीवन की उत्पत्ति हुआ, सबसे पहले जब जीवन का उत्पत्ति हुआ उस समय जीव एनारोबिक श्वसन करते थे। इस प्रकार के श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। एरोबिक श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और जो वर्तमान में हम एरोबिक श्वसन ही करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विषाणु होते हैं पार्शियल सैप्रोफाइट, स्ट्रिक्ट पैरासाइट, स्ट्रिक्टली सैप्रोफाइट और आंशिक पैरासाइट। तो इसका राइट आंसर है बी, स्ट्रिक्टली पैरासाइट। विषाणु क्या होते हैं? कंप्लीट पैरासाइट होते हैं, पूर्ण पैरासाइट होते हैं विषाणु। विषाणु पूर्ण परजीवी होते हैं, अर्थात ये अपना जीवन दूसरे पर ही निर्भर रखते हैं। वैसे जीव जो अपना भोजन और आवास दूसरे जीवों से ग्रहण करते हैं उनको पैरासाइट या परजीवी कहा जाता है। जैसे जोंक, जूं विषाणु, जोंक हो गया, जूं हो गया, विषाणु अमरलती हो गया। वैसे जीव जो सड़े गले चीज़ों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं वे जीव मृतोपजीवी कहलाते हैं। जैसे कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया। ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि चैनल की ग्रोथ हो और मुझे मोटिवेशन मिले। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्राइमेट में मनुष्य का निकट संबंध कौन है? गोरिल्ला, चैंपैंजी, गिबन, ओरंगउतान। पहले भी आया क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है ए, मनुष्य का सबसे निकट संबंधी गोरिल्ला है। क्या है? गोरिल्ला। गोरिल्ला की जो एक्टिविटी है, दिनचर्या है, वो मनुष्य की तरह ही होती है। हमारा नेक्स्ट है, चमगादड़, टिड्डे और कबूतर के पंख कैसे होते हैं? समरूप होते हैं, जिसको एनालोगस कहते हैं। बी, समजात होते हैं, होमोलोगस कहते हैं। अवशेषीय, जिसको वेस्टिजियल कहते हैं। डी, बाह्य कंकालीय, इकोस्केलेटन कहते हैं। इसका राइट आंसर है ए, समरूप। समरूप ऐसे अंग होते हैं जिनके कार्य समान होते हैं और दिखने में अलग अलग होते हैं। समजात अंग ऐसे होते हैं जिनका स्वरूप एक सा होता है, दिखने में समान लगते हैं लेकिन कार्य अलग अलग होते हैं। चमगादड़ और टिड्डे, कबूतर के पंख समरूप होते हैं। वैसे अंग जो हमारे पूर्वजों में फंक्शन कार्यरत में थे लेकिन अब हमारे शरीर में उनका कोई कार्य नहीं है, उन अंगों को अवशेषी अंग कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए अपेंडिक्स या नेक्टिटियाटिंग मेम्ब्रेन आँख में होती है जो, इत्यादि अवशेषी अंग के उदाहरण हैं। दोस्तों
ये हमारे क्वेश्चन रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और दोस्तों में शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट में लिखिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।